ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन कर ली थी, कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, मैं भी न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा तुम्हें। लेकिन अभी ध्यान देना पूरा, जो पिछला हमने पढ़ा था। सर आपने लास्ट में न्यूमेरिकल दिया था, वो डिस्कस कर लेना। क्वेश्चन दिया था। हाँ 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 हाँ, यस सर। वो मैं करवाऊंगा बाद में, वो करवाऊंगा। अभी अभी इसको स्किप करेंगे, अभी बताऊंगा मैं उसको एक बार। और दूंगा, अच्छा न्यूमेरिकल है वो। निकाला किसी ने आंसर उसका? वॉइस क्रैक हो रही वॉइस सर वॉइस ब्रेक कर रही है अपनी। किसी ने निकाला था आंसर उसका? अभी तक हमने जो काइनेटिक थ्योरी के आज जो टॉपिक है, इसमें काइनेटिक थ्योरी के 8 पोस्टुलेट जो हमने पढ़े थे, बहुत इजी थे वो। मैंने बताया था कि पहला पॉइंट, गैस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगले 3 पॉइंट नेग्लिजिबल वाले, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, और ग्रेविटेशन नेग्लिजिबल। फिर फिफ्थ पॉइंट जो पहले से रिलेटेड था कि मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन। सिक्स्थ पॉइंट प्रेशर एक्सर्टेड किसकी वजह से था? वॉल्स ऑफ कंटेनर की वजह से, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे आपस में और वॉल्स ऑफ कंटेनर से। 7 पॉइंट कोलिजन से इलास्टिक, और 8 पॉइंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये 8 पोस्टुलेट से जो सबको आने चाहिए। वो उसमें से 2 पोस्टुलेट से जो फॉल्टी प्रूव हुए थे लेटर ऑन। ध्यान रखना, इसको मैं यूज करूंगा अभी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जैसे कोई भी एक, मान लिया मैंने सपोज, हाँ अंश रहने दे तू, अंश रहने दे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने बोला था नेग्लिजिबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। जैसे ये था, ये मॉलिक्यूल्स है, वो इधर दूसरे मॉलिक्यूल्स है। पहले हमने माना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, नेग्लिजिबल, ये माना। लेकिन एक्चुअल में दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्टेड होंगे, ये अट्रैक्टेड होंगे। तो इस वजह से ये पूरा फोर्स जो है, ये मॉलिक्यूल इधर जो जा रहा था जितनी स्पीड से, उतनी स्पीड पे नहीं जा पाएगा, ये थोड़ा कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल। ये पॉइंट जो है, ये ट्रू तभी होगा जब बहुत ही कम, बहुत बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ये मान लो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ताकि मॉलिक्यूल पास आ ही ना सके। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस या नहीं होता है, ये ऐसे चांसेस बहुत कम है। दो मॉलिक्यूल्स में अगर अट्रैक्शन होगी तो वो अपना पूरा प्रेशर दीवार पे नहीं लगा पाएंगे। तो अट्रैक्शन क्या हो गई? अट्रैक्शन होगी तो पहले तो हमने क्या माना, अट्रैक्शन नहीं है, तो सारा प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेंगे? वॉल्स के ऊपर। सारा प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेंगे? वॉल्स के ऊपर। तो अभी एक ये पॉइंट गलत था, जो मैं आगे भी डिटेल में लूंगा इसको। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम नेग्लिजिबल। अभी हमने माना था आइडियल गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। इनको मैं कंसंट्रेट करके अगर मैं रख दूं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, मैंने पॉइंट बोला था ये, एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अगर मैं इसको कंसिडर करके यहाँ रख दूं तो इतने से वॉल्यूम में, बस इतने से वॉल्यूम में सारे आ गए। तो सारा वॉल्यूम क्या है, एक तरह से फ्री है, ये पूरा वॉल्यूम फ्री है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल मूव कर सकते थे, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। तो ये हमने माना था इसमें, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल का साइज स्फेरिकल होता है, थोड़ा बड़ा होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। तो अब क्या नेग्लिजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा नेग्लिजिबल, क्योंकि अब ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, जैसे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया ये वॉल्यूम। तो अब थोड़ा कम अवेलेबल होगा स्पेस। स्पेस क्या होगा? थोड़ा कम अवेलेबल होगा। ये रियल गैस है। तो रियल गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है, इसलिए नेट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से गैस के मॉलिक्यूल्स को माइनस करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो ये दोनों चीजें मैं यूज करूंगा, दोनों चीजें ध्यान रखना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल बोला था मैंने काइनेटिक थ्योरी के अंदर, वो गलत है। रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बोला था बहुत कम होता है कंसंट्रेट कर देंगे तो, लेकिन एक्चुअल में गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, ये तो मैंने यूज करूंगा अभी आगे रियल गैस इक्वेशन के लिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसने पीछे ढंग से पढ़ा हुआ है, स्पेशली लास्ट के 2 लेक्चर्स, उसको समझ आ जाएगा। नहीं तो आज का टफ लेक्चर है, आज का समझ आ गया तो मींस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो ध्यान देंगे इसमें। पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैंने लिया था, उससे मैं प्रूफ करूंगा तुम्हें रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये प्रूफ है, 2 बार सब कर लेंगे प्रूफ्स को, होमवर्क में ऐड कर लेना इसको। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
देखेंगे इसको, सही ना, रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो रिलेशन क्या आएगी इसमें, ध्यान देंगे क्या रिलेशन आएगी इसमें। देखो, हमें स्टार्ट करना है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर से। पीवी होता है 1/3 एम एन यू स्क्वायर, क्लियर। पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर, ये होता है, सबको पता है। पी यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। वी वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम है जहाँ पे गैस मूव करेगी, फ्री वॉल्यूम जहाँ पे गैस मूव करती है। 1/3 कॉन्स्टेंट, एम मास एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो एम है। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू क्या पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान रखना, रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों लिया, इसकी क्या नीड थी। चलो एवरेज वेलोसिटी समझ आता है कि एवरेज v1 प्लस v2 टिल vn या v3/3 ऐसे ले लिया एवरेज वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी समझ आता है कि वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी समझ आता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों लिया, मतलब पहले उसका स्क्वायर करो वेलोसिटी का ना, पहले स्क्वायर किया टिल वी एन स्क्वायर, मान लो टिल वी एन स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया प्लस, फिर इसका मीन लिया और फिर इसका रूट किया, ऐसा क्यों किया होगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का पर्पस क्या है, लेने का पर्पस क्या होगा, कोई भी तुम में से, ये बिल्कुल सिंपल है, तुम लोग खुद भी सोच सकते हो क्या क्या रीजन हो सकता है इसका, क्यों लिया होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दो चीजें समझ में आती हैं, एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो सकता है कि, मतलब कि जैसे मैंने बोला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने ये वेलोसिटी पोजेस की है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे इस क्लास में इतने बच्चे हैं, 10 बच्चे लगभग एवरेज हैं जो 100 में से सर 90, 100 में से 90 हमेशा लेके वो आते हैं। हाँ सर मतलब वेलोसिटी मतलब मोस्ट प्रोबेबल किसकी है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है सारे हाँ, मॉलिक्यूल्स में, नहीं नहीं वो तो सही है, वो तो तो मोस्ट उसके प्रोबेबल लिए वेलोसिटी रूट है में। ना। नहीं, रूट मीन स्क्वायर क्यों लिया, रूट मीन स्क्वायर अल्फा एमपी तो सबको पता है कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी ये स्पीड होगी, इतनी स्पीड, मतलब ये जैसे एक एग्जांपल है, कोई भी क्लास है, अगर क्लास के अंदर मैं बोलूंगा हाईएस्ट मार्क्स, वो भी बहुत कम बच्चों के होंगे, और लोएस्ट मार्क्स फेल वाले बच्चे वो भी बहुत कम होंगे, हाईएस्ट भी बहुत कम, यानी हाईएस्ट वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम होंगे और लोएस्ट वेलोसिटी वाले भी मॉलिक्यूल्स कम होंगे। मेनली क्या होता है, एवरेज वाली वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, एवरेज मार्क्स वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, सही ना। जैसे आज की डेट में अगर मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स हो गए 10th क्लास में, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, तो कोई कहेगा कि हाँ 85 से 90% के बीच में बच्चे स्कोर करते हैं 10th क्लास में, तो वो मोस्ट प्रोबेबल हो गए। फिर मैं बोलूंगा कि जो हाईएस्ट है 97% से ऊपर, तो वो कम बच्चों के हो जाएंगे, सर फिर तो मोस्ट 96 प्रोबेबल 90। वेलोसिटी होगी वो तो। हाँ वो मोस्ट प्रोबेबल होगी ना। मैंने कहा कि ये तो क्यों लेते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्यों लेते हैं, ये ना, ये बस इसका ये रीजन होता है, ध्यान देंगे। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तुम्हें पता है, मैं रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। रूट मीन स्क्वायर क्यों लिया होगा, क्या रीजन है इसका, इसको देने का, रूट मीन स्क्वायर को, इसका बस बहुत सिंपल सा रीजन हो सकता है कि जो इलेक्ट्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, समझिए कि नहीं। तो एक इसलिए ऐसा कुछ किया होगा कि जो नेगेटिव डायरेक्शन है उसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए स्क्वायर कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो उनका स्क्वायर कर दिया, उसका मीन लिया, फिर रूट लेंगे ताकि वो यूनिट्स मीटर पर सेकंड ही रहे। तो कुछ ये रीजन हो सकता है इसका, इसलिए आरएमएस वेलोसिटी दी गई, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, दे वर इन रैंडम मोशन, डायरेक्शन सबकी एक नहीं थी, तो किसी की पॉजिटिव डायरेक्शन तो दूसरे की नेगेटिव, उसके ऑपोजिट में, इसीलिए सबका स्क्वायर लेके मेन लिया, फिर उसका रूट ले लिया। तो ये रीजन हो सकता है बस, और कोई कारण नहीं है इसका। चलो अब ये मेन जो देख रहे थे वो देखेंगे। टीवी जो 1/3 एम एन यू स्क्वायर है, मेरे को इससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, ध्यान देंगे इधर। टीवी जो 1/3 एम एन यू स्क्वायर, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसमें ध्यान देंगे, एम इंटू एन क्या हो गया, एम इंटू एन मोलर मास इंटू यू स्क्वायर। मैंने माना कि मान लो 10 मॉलिक्यूल थे, एक का मास है 5 ग्राम, तो टोटल मास कितना कहोगे, 10 into 5 ही तो कहोगे, कितना है 50 ग्राम। तो वही चीज है यहीं पे, ये है एक मॉलिक्यूल का मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, मोलर मास एक मॉलिक्यूल का। तो ये ध्यान रखना इस चीज का।
कि m इंटू एन टोटल मास आएगा, जो कि हम मोलर मास लेंगे, तो एम यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, एम यू स्क्वायर, एम यू स्क्वायर आ गया। और अब ध्यान देंगे इधर, पीवी टू 1/3 एम यू स्क्वायर आ गया। मैं लिख रहा हूँ एम यू स्क्वायर को ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी को कोई डाउट है? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एम यू स्क्वायर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट तो नहीं है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो एम यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद आएगा कि नहीं, एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ढंग से करना तुम लोग प्रॉपर। एम यू स्क्वायर की जगह मैं ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। ध्यान देंगे, एम यू स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो और पीवी क्या होता है, सबने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको लिख दिया मैंने, पीवी को एन आर टी। एक डेरिवेशन हो गई यहाँ पे, ये रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट करते रहना साथ साथ। तो यहाँ से आ गया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, 3/2 एनआरटी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। दिस इज टोटल काइनेटिक, यहाँ ना पेपर में पूछेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी है। के ई के यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी, 3/2 एनआरटी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, 3/2 एनआरटी। ये आ गया। अब अगर मेरे ये है एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए, एक मोल के लिए फॉर वन मोल क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। एन इज टू 1 पुट कर देंगे तो ये आ गया 3/2 के टी और 3/2 आर टी। 3/2 क्या आ जाएगा, आर टी। ठीक है, 3/2 आर टी, 3/2 आर टी ये है फॉर वन मोल। अब फॉर वन मॉलिक्यूल, यहां से इंपॉर्टेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगा ये फॉर वन मॉलिक्यूल के निकालना तो क्या करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल के निकालना है तो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर, एक मॉलिक्यूल के लिए। नॉट। ऐसे बोलते हैं ना, एक मोल का मास ये, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो बाय एन नॉट। जैसे मैं अगर बात करूं सिंपल, सोडियम का मास होता है 23 ग्राम एक मोल का, एक मोल सोडियम। एन नॉट एटम्स का मास 23 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना होगा, तो 23/n0। वही चीज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा फॉर वन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे डिनोट कर दो और ऐसे लिख दो पूरा, दिस इज इक्वल टू 3/2 R by N नॉट, N नॉट एवोगाड्रोस नंबर है, 6.023 इंटू 10⁻23 जिसकी वैल्यू होती है, इंटू टी। अब यहाँ पे और ध्यान देंगे, सही ना, यहाँ पे और ध्यान देंगे, R by N नॉट, R by N नॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तुम सबको पता है कि R भी कांस्टेंट है यहाँ पे, 8.314 वैल्यू होती है, और N नॉट भी कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है। सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। देखो, सॉल्व करेंगे इसको तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी 3/2 के टी। अब के का मैं एक इक्वेशन में और यूज बताऊंगा, जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें नहीं बताया था के, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था तुम्हें, इसलिए मैं अभी बता दूंगा तुमको। 3/2 के टी, के यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्जेक्टिव में से वैल्यू पूछते हैं इसकी। के है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी कितनी पावर में होगी? 1.38 into 10 raised per minus 23 किसने बोला ये? पर एन। अच्छा सही बोला। बोल्ट्जमान कांस्टेंट 3/2 के टी, के क्या है, आर बाय एन नॉट, के क्या है, आर बाय एन नॉट, 3/2 के टी। और सॉल्व करोगे, आर को लिखना 8.314 और एन नॉट को लिखना 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे, दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट कम्स आउट टू बी 1.38 इंटू 10⁻23। यूनिट क्या होंगी इसकी? जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। और अच्छे, क्योंकि एक मोल से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। ये इसकी वैल्यू है, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल आएगा।
ये लिख लेना पूरा तुम लोग, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये ध्यान रखना है, 3/2 kT हेयर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो क्या है, मैंने वो भी बता दिया तुम्हें। के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैल्यू कैसे आई है, R/n0, R/n0 करके। सर केल्विन के बाद क्या लिखा और है? इसके बाद केल्विन के बाद वो जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। अब इस बार बहुत बच्चों ने सुनाया ना, मेरा बर्डन ज्यादा बढ़ गया, और स्पेशली ईशांक सबसे बेस्ट सुनाया है, ईशांक ने अभी 3-4 दिन से सबसे बेटर, मतलब जो भी सुना रहा है बिल्कुल परफेक्ट। बाकी जो बच्चे पुराने कर रहे थे वो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे अच्छा सुनाया है, बहुत फास्ट सुनाया है, क्वेश्चन दिया आंसर, मतलब टाइम बचता है इससे दोनों का। तो 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ये इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, इसको पढ़ना है ढंग से, मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट जो है, मैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट का एक एक क्वेश्चन में यूज भी बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन आज तक पूछी नहीं है कभी भी, बस फॉर द सेक कि हमें करना है, एडवांस में क्या पता बाई चांस आ जाए कभी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। यूज नहीं है उसका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, यूज नहीं है उसका। जैसे मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन की डेरिवेशन कराई थी, मैंने कहा था तुम लोगों ने 11th क्लास में फिजिक्स में भी की होगी, सही ना, तो उसका भी कोई खास यूज नहीं है, लेकिन मैंने करवा दिया। उसका क्वेश्चन दूंगा मैं, वो डेरिवेशन से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन डेरिवेशन से ही रिलेटेड है, मैं दूंगा बीच में क्वेश्चन उसका, जिसको जिसने डेरिवेशन की होगी उससे वो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे मैंने बता ये डेरिवेशन करा दी, इसको 2 बार कर लेना जरूर। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, 3/2 kT, 3/2 kT नोट करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक एक बार के का ना यूज नोट कर लेंगे, जो मैंने अभी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कराए थे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कराए थे, उसके अंदर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, इसका कोई यूज नहीं है, बस कि हमने टॉपिक किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें। dn/n इसकी वैल्यू ये है, dn/n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लियर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, m अपॉन में 2 पाई k इंटू टी। यहाँ पे k क्या है, k क्या यहाँ पे, अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, इसलिए बस करा दिया यहाँ पे। m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t है टेम्परेचर, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। e की पावर में भी कुछ आता है, रूट में नहीं है वो, e की पावर में माइनस एम वी स्क्वायर, माइनस एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर है वो, ध्यान रखना थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 के टी, बाय 2 के टी। के यहाँ पे क्या है, अगेन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ब्रैकेट के अंदर रखना इसको, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इसको पूरे को, डीवी बाहर, डीवी। तो बस ये फॉर्मूला बस सिर्फ की कर रखा है हमने, इसलिए मैंने लिखवा दिया, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इसका फॉर्मूले का। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे के आ गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यहाँ के क्या आ गया, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इसको कर लेंगे, dn/n क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन वेलोसिटी, विद इन वेलोसिटी, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है विद इन वेलोसिटी v प्लस स्मॉल डी वी लिख देना, v प्लस डेल्टा वी कह दो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है काफी जो हमने किया है। अब एक डेरिवेशन और करेंगे, बॉयल्स लॉ क्या था, याद है सबको, बॉयल्स लॉ, ये अगली डेरिवेशन के लिए पता होना चाहिए। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल्स, याद होगा ये। चार्ल्स लॉ क्या था, v by t इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, बस ये पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसको प्रूव करेंगे यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्लियर, इसको प्रूव करेंगे यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। प्रूफ हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, फिर भी एक बार दोबारा देखेंगे, सही ना। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को प्रूव करेंगे, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ नोट करेंगे इसको। चलो देखेंगे वन, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, हाउ टू प्रूव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। चार्ल्स लॉ प्रूफ,
फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो अभी हमने पढ़ा पीछे पीवी टू क्या होता है, 1/3 mn/u²। ये पढ़ा पीछे, सारी टर्म्स मैंने तो बता दिया। कभी भी डेरिवेशन आती है टर्म्स का मीनिंग जरूर लिखना है, नहीं तो टीचर कट कर सकता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। वी फ्री वॉल्यूम वेयर गैस कैन मूव, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह सकते हैं आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह सकते हैं। और एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको मैं लिख रहा हूँ 1/3 mu², 1/3 mu²। मैं अब इसको लिख रहा हूँ पीवी 2/3 के ई। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, पीछे वाली डेरिवेशन सेम है बिल्कुल। mu² को ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। तो यहाँ से मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या प्रूव करना है, अब क्या प्रूव करना है कि काइनेटिक जो बॉयल्स का और चार्ल्स का क्या होता है। अब एक एट्थ पोस्टुलेट था, अगर तुम्हें ध्यान हो, एट्थ पोस्टुलेट जो तो काइनेटिक थ्योरी का था, उसमें मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Absolute एब्सोल्यूट temperature. टेम्परेचर। बताया था ना, ये फ्रॉम एट्थ पोस्टुलेट, फ्रॉम जो मैंने एट्थ था, अदरवाइज नंबर कुछ भी और भी हो सकता है, तुम्हें देखने में दिक्कत आए कि फ्रॉम एट्थ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी हैव काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं यहाँ पे इस जगह पुट करूंगा, तो पीवी आ जाएगा यहाँ से 2/3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। के लिख देते हैं के टी। ध्यान रखना यहाँ पे के बोल्ट्जमान कांस्टेंट नहीं है, ये कोई और कांस्टेंट है, तो ये कोई और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 के टी। तो अब देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टी, अगर मैं टी को कांस्टेंट रख दूं, के ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है, तो पीवी कांस्टेंट हो गया कि नहीं। एट कांस्टेंट टी, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रूव हो गया कि नहीं ये। पीवी कांस्टेंट आ गया कि नहीं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया, यहाँ से बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। नहीं समझ आया, हेंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव, Yes, sir. बॉयल्स लॉ प्रूव। और चार्ल्स लॉ भी यहीं से प्रूव हो गया। देखो यही टर्म लेना, इसी टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूँ अभी। पीवी 2/3 के टी आ गया। अब अगर मैं v/2 टी कर दूं उसको, v/t इज इक्वल टू 2/3 k/p, 2/3 k/p। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई कि नहीं। प्रेशर को एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर v/t इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया प्रूव, चार्ल्स लॉ इज प्रूव, है ना, चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया, यही चार्ल्स लॉ है। तो ये भी आ सकता है पेपर में, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन स्कूल में पूछते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। हाउ टू प्रूव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्लियर क्लियर, हाउ टू प्रूव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग काइनेटिक गैस इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को। No, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज थी, बता दिए। क्वेश्चन नोट करेंगे एक बार। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन चलो ये लिखेंगे। कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। फास्ट निकालेंगे आंसर इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सर 12। दोनों निकाल लिया है? दोनों निकालो जल्दी से।
सर एक 12 आ रही है और एक 801 आ रही है। किसने, गर्भ ने आंसर दिया क्या? सर शाम। ईशांक देख, यूनिट नहीं बोलेगा तो कोई मीनिंग नहीं है क्वेश्चन का। यूनिट जरूर बोलनी है, ध्यान से। हाँ देखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 एनआरटी है। 3/2 एनआरटी, 3/2 एन। एन की वैल्यू क्या लेंगे? 8/32। आर, आर कितना होगा? 8.314। या इसको बुक्स में कई बार इजी करने के लिए ना 25/3 लिखते हैं। और टेम्परेचर कितना है? ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 300। 300 टेम्परेचर कितना है? 300। तो ये सीधा 1/4 हो गया। 4 हो गया, ये 8 से कैंसिल अगर मान लें, 3 से 300, ये अराउंड आंसर आएगा 920 930 के आसपास। कितना निकाला किसी ने? 923। 923, बहुत अच्छे। किसने दिया आंसर भी है? वंशिका। वंशिका। 923, 923 जूल में आ जाएगा आंसर ये। यस सर। दूसरा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली है। यस सर। हाँ, उसमें सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। उसके लिए आंसर 3/2 kT। सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई भी वैल्यू दे रखी हो। 3/2 kT आंसर सीधा, 3/2 kT। इसमें मत कंफ्यूज होना बिल्कुल भी, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। k की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। r बाय एन नॉट जो था, r बाय एन नॉट जो था, इंटू t कितना है? 300। खत्म क्वेश्चन। ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कितना आ रहा है आंसर इसका? 2.7 6.25 कितना दोबारा बोला? एक बोलेगा बच्चा कोई। 6.21 into 10 के पावर minus 21। हाँ, ये आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जूल पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। हाँ सही आले, बिल्कुल सही है। समझ आएगा, जूल पर मॉलिक्यूल में आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक क्वेश्चन मैंने, तो कोई भी क्वेश्चन आता है, मैंने बोला से 1000 केल्विन पे एक मॉलिक्यूल ओजोन का है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1 मॉलिक्यूल ओजोन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ? एट 1000 केल्विन 1 मॉलिक्यूल ओजोन का है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एट 1000 केल्विन? ओजोन का एक मॉलिक्यूल है तो कम हो जाएगा। नहीं पता? सर एक 12471/n0। देखो इसके अंदर 2.017 into 10 के पावर -20। पहले एक बात बताएंगे कि क्या ओजोन मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैं ओजोन की जगह SO2 दे दूं, SO3 दे दूं, O2 दे दूं, N2 दे दूं, हीलियम दे दूं, कोई भी, क्या कोई मीनिंग होगा उसका? नो सर। नहीं है सर। एक ही, सबका आंसर एक ही आएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है, मींस एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी सीधा। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 kT, ओनली टेंपरेचर डिपेंडेंट। K इज फिक्स्ड 1.38 into 10⁻23। K इज फिक्स्ड 1.38 into 10⁻23। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल रहा अब यहाँ पे, उसी को एक्सप्लेन करके बोल रहा है। क्या उसको एक्सप्लेन करके क्या बोला? उसको एक्सप्लेन करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन बोल। ओजोन होता, O2 होता, SO2 होता, SO3 होता, कोई भी मॉलिक्यूल, हीलियम एटम, नियोन एटम, कोई भी, तो उसके लिए सेम आंसर आएगा। सही ना? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दिया तुम्हें, कैलकुलेट से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ, इजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा कैलकुलेशन कीजिए। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, of 1 mole of ideal gas when temperature changes by say 100 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ इजी करके 100 डिग्री सेल्सियस मत करो। when temperature changes by say
227 डिग्री सेल्सियस। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 227 डिग्री सेल्सियस, बोलो क्या होगा आंसर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 200 क्या आएगा इसमें आंसर? अब बोलो, देखो एवरेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है फॉर 1 मोल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आई लिख दो, 3/2 nRT होता है, 3/2 RT हो गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 3/2 RT प्लस 500 हो जाएगा। नहीं समझ आया? टेम्परेचर बढ़ गया क्या ना, T प्लस 500, तो दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल 6250। 6235.5 आ रही है। अच्छा एक मिनट देखते हैं। काइनेटिक डेल्टा के ई यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 3/2 R कॉमन T प्लस 500 माइनस T। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलोरी में निकालना है तो इजी पड़ जाएगा। हाँ टेम्परेचर कम भी तो हो सकता है। हाँ तो कम कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोला है, कुछ भी कर सकता है ना। अगर मैं R को ले लूं कैलोरी में, ध्यान देंगे, अगर मैंने R को कैलोरी में ले लिया तो R की वैल्यू 2 होगी। कैलोरी में होती है 2 कैलोरी, कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स, तो 2 से 2 कैंसिल, 1500 कैलोरी आंसर। कैलोरीज में 1500 सीधा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो समझ आ गया होगा ये, सही ना? समझ आ गया होगा। अब मैंने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था वो भी देख लेंगे एक बार। सर अभी इमीडिएटली रिजॉइन करना है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन देख लेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने आंसर शायद उसका बताया नहीं था। मैंने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ आरएमएस स्पीड, क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ आरएमएस स्पीड डी बाई डी टी ऑफ यू आरएमएस, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है हमेशा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये तुमने देखा था और बोला था मैंने आरएमएस स्पीड क्या होगी, आरएमएस स्पीड क्या होगी, और मॉलिक्यूल लिया था, एटम लिया था नियॉन का, शायद नियॉन का, सही ना, नियॉन का आरएमएस स्पीड क्या होगी। तो उसमें वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। यू आरएमएस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में 3RT बाय एम, पता है ना फॉर्मूला, 3RT बाय एम पावर हाफ, ट्वाइस ऑफ dt बाय टी, ट्वाइस द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये आ जाएगा। अब 3R बाय एम कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर, रूट टी क्या होगा, 1/2 रूट टी, ये पता ना सबको, 1/2 रूट टी, डिफरेंशिएट करेंगे dt बाय टी, dt बाय टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt बाय टी। ये dt बाय dt से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या निकाल लेंगे अब, इधर आ जाएगा, सही नहीं, यहाँ